क्या साथियों से मिलने के लिए मैं आया और इस बीच आपसे मौका बात करने का सबका लाभ उठाया। तो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियाँ चली हुई हैं उसके बारे में हमें आपका सहयोग और समर्थन आपका देखना करना चाहिए। आज प्रदेश कर्ज की जाल में फंसा था। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपये का कर्जा लेकर पैदा हुआ। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो लाइन आगे बढ़ी, ना कोई लाइन ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो। लेकिन कर्जा बेतहाशा बढ़ गया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। साथ ही हमारा सर जब झुकता है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 हुआ करता था, आज सबसे दयनीय स्थिति में पहुँच गया। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कानून व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार का सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। वो इन्हीं के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का बड़ा पाप सरकार ने। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने। आज इस सरकार के रहते हुए 32 बार पर्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और HPSC में भी एक जैसे पर्सन आते हैं। HPSC का जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा जो HPSC में भी 100 वैकेंसी निकाली गई थी HCS के लिए, उसके लिए 100 के अगेंस्ट कम से कम 300 जिन्होंने उसमें जो एग्ज़ाम दिया था वो बुलाने चाहिए थे कैंडिडेट, लेकिन केवल उसमें से इंटरव्यू के लिए 61 सेलेक्ट किए। इंटरव्यू जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, वहाँ पर इनको 100 पोस्टों को भरने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज शिक्षा व्यवस्था का पूरा दिवाला निकल चुका है। 48 से स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए, सीटें कम कर दी और 25,192 पद भी खाली अध्यापकों के। और क्यों स्कूल मर्ज हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर चिंता करने की बजाय स्कूलों को मर्ज करने और बंद करने में लगे हुए हैं। भाई आपके स्कूलों में जब अध्यापक ही नहीं होंगे, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं होगा। आज भी स्कूलों में, कितने स्कूलों में आज बाथरूम नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं 4 दीवारी नहीं है। अगर उसका आंकड़ा चाहिए तो मैं आपको भी एग्जैक्ट भी दे सकता हूँ। आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इसमें शिक्षा में गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के। एक तरह से गरीब तबके को शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची है। इसके अलावा ऐसी स्वास्थ्य की पोजीशन है। सरकारी कहीं अस्पताल में जाओ तो कहीं डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर कोई ढांचा नहीं है। आधारभूत ढांचे की जो आवश्यकता है उसकी तरफ से कोई वहाँ पर है। चाहे वो खनन घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला,
चाहे शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला होते हैं, उसके लिए SIT बनाते हैं, लेकिन किसी SIT की रिपोर्ट नहीं आती। SIT है वो खाली खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है और उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आती। जो पोर्टल बनाया है ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है किसानों के लिए। जब उनको आवश्यकता होती है तो पोर्टल ही काम नहीं करता, खुलता ही नहीं है। अब किसान की फसल, अब धान की है तो ये भी इलाका धान का है, पैडी का है, जीरी का, तो यहाँ भी लगभग 5 सितंबर से सब जगह धान आना शुरू हो गया था। इन्होंने खरीद कब से शुरू की और वो भी कितने धान की कर रहे हैं। जो किसान 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को जिसकी फसल उठ रही है वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल खोलेगा जब वो मंडी, क्या वो पोर्टल 1 महीने तक वो फसल को कहाँ रखेगा? अपने उस फसल को रखने के लिए उसके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है? जीरी की फसल है जो किसान उसको ना खेत में रख सकता ना घर में रख सकता, उसको सीधा मंडी में लाता है। और मंडी में जो बेकदरी हुई है 200 से 400 रुपये क्विंटल तक किसान को धान का दाम कम मिला है। और किसान का धान कम मिला है, किसान को धान का रेट, और वो व्यापारियों ने औने पौने दामों में खरीदा, वो उसको लगा करके बेचेगा। यही तो धान घोटाला है। जिस तरह से पहले हुआ उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके पूरी कर दी जाएगी और वो किसानों का पूरी तरह से यही है। इस तरह हर मोर्चे पर विफल साबित हो गया। आज पूरी तरह से जो कर्ज में हो गया कि कोई, आप बताएं कि कांग्रेस सरकार में जब हटा जी मुख्यमंत्री थे 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के। दिल्ली से आपके बल्लभगढ़ तक मेट्रो बनी, गुड़गांव तक मेट्रो बनी, बहादुरगढ़ तक मेट्रो बनी। ये फर्जी घोषणा करते हैं। 26 जनवरी 2016 का मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि फरीदाबाद से और हम गुड़गांव तक मेट्रो ये बनाने की हमने मंजूरी, स्वीकृति प्रदान कर दी है और हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो बात छोड़ो, वो तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं रहा। और जो बात थी कि भाई हम उसको मेट्रो को करेंगे, वो मेट्रो के कहीं अते पत्ते नहीं है। जो कह रहे थे 32.14 जो उसकी किलोमीटर की 5900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहाँ के कृष्णपाल जी वो 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि ये 2021 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो के लिए आज तक इस सरकार ने सुबह झांसे देने का कुछ नहीं किया। इन्होंने एक नया पैसे का बजट में प्रोविजन ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार 38 किलोमीटर की मेट्रो मंजूर करा के लेगी। इनकी एक मतलब 100 मीटर की भी मेट्रो यहाँ नहीं बढ़ा सके, एक पिलर नहीं खड़ा कर सके, एक बजट में एक फूटी कौड़ी इनके में नहीं है। और ये घोषणा करते हैं पहले तो कर दी फरीदाबाद से गुड़गांव, फिर कर दी बल्लभगढ़ से हम पलवल के मेट्रो करेंगे। तो ये झूठे झांसे देने वाली सरकार है। आज इस सरकार से हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है, आज पूरी तरह से दुखी है। व्यापारी दुखी है। व्यापारी के साथ इन्होंने किस तरह से जो GST लगाया, कपड़े पर भी पहली बार टैक्स लगाया, सुनारों पे उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, सबसे पहले सुनारों पे की, फिर कपड़े वालों पे की, फिर मंडी में व्यापारियों पे की, फिर उसके बाद में सारे व्यापारियों पे जो MSME थी सब पर कर दी GST। इस तरह से लगा करके आज चाहे कोई दूध हो, दही हो, छाछ हो, पानी हो, और यहाँ तक कि शमशान में जाए तो कभी क्या उससे देश बंटवारा हो गया? नहीं, कोई डिवाइड नहीं होता, कोई डिवाइड नहीं होता। लेकिन जिनके अधिकार खत्म है, जिस तरह से बताया केवल 90 में से 3 है, तो ये अधिकार नहीं है किसी का पूछने का, करने का, हर एक को समान रूप से उनको विकसित करने का। ये हमारे लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। संविधान के प्रियम्बल में इस बात को अवश्य कहा गया है कि सबको समान रूप से हमें आगे बढ़ाना है। इसीलिए SC ST को रिजर्वेशन दी गई। अब जहाँ तक है जनगणना की बात हो, जनगणना 1933 में भी हुई थी, जातीय जनगणना, और उसके बाद में 1911 में भी हुई है। 1911 की जो जनगणना के जो रिजल्ट थे वो 1916 में इस सरकार को पुटअप किए हुए थे। तो इनको क्यों आंकड़ों को छुपाए हुए थे? यही BJP थी। राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा था कि हम जातीय जनगणना करेंगे।
तो क्यों कहा था? लोकसभा के अंदर कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, सबके सामने जो आधिकारिक बयान है, जो राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए आधिकारिक बयान दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो आप कराने का क्यों विरोध कर रहे हैं? इसमें 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा था। अध्यक्ष जी, सभी का समय होता है और ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का है। इस पर हमारे नेताओं ने पूरी तरह से खुलापन से इसके बारे में जवाब दिए हैं। आपने जो बात कही है 70 साल में ही, इस 70 साल में जब सुई नहीं बनती थी, आज कांग्रेस की, नेहरू जी की दूरदर्शी सोच के साथ जिस तरह से उन्होंने औद्योगिक